ओके स्टूडेंट्स, हंसध्वन आईएएस की क्लास में मैं सुनील दुबे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने एटमॉस्फेरिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा और ये देखा कि हमारा वायुमंडल किस तरह से विभिन्न स्तरों से बटा हुआ है और प्रत्येक स्तर के अपने गुणधर्म हैं। किस तरह की वायुमंडलीय दशा किसी एक पार्टिकुलर स्तर पर हो रही है, क्षोभ मंडल में क्या हो रहा है, समताप मंडल में क्या हो रहा है, मध्य मंडल में क्या हो रहा है, आयन मंडल में क्या हो रहा है और बहिर्मंडल की क्या स्थिति और सीमाएं हैं। इन सब की हमने चर्चाएं लास्ट क्लास में की। आज की क्लास का हमारा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है सौर विकिरण। इसी के साथ इसका क्या संबंध है सूर्यातप से, अर्थात सौर विकिरण सूर्यातप। सौर विकिरण को हम लोग सोलर रेडिएशन के नाम से जानते हैं और सूर्यातप को इंसुलेशन के नाम से जानते हैं। तो आज की बेसिकली हमारी क्लास इसी बिंदु पर आधारित है, इसी चर्चा पर आधारित है। सबसे पहले हम देखेंगे कि सौर विकिरण वर्सेस सूर्यातप। दूसरा जो बिंदु होगा वो हमारा होगा सौर स्थिरांक। इसको हम लोग सोलर कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। फिर हम देखेंगे कि सूर्यातप को प्रभावित करने वाले कारक, और फिर हम देखेंगे सूर्यातप का वितरण अर्थात डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसुलेशन। फिर हम देखेंगे सूर्यातप का अवक्षय देखेंगे, जिसको हम लोग डिप्लेशन के नाम से जानते हैं। आज की क्लास महत्वपूर्ण इन बिंदुओं पर आधारित होगी। तो सबसे पहला जो बिंदु है हमारा वो है सौर विकिरण। सूर्यातप। स्टूडेंट्स, इन दोनों शब्दों में एक मूलभूत अंतर है, उस अंतर को स्पष्ट करना जरूरी है। पहले हम ये देखें कि हमारा संपूर्ण सोलर सिस्टम, जिसमें कि हमारी पृथ्वी भी निहित है, अपनी ऊर्जा प्राप्त कहां से करती है। तो हमारी पृथ्वी सहित संपूर्ण सोलर सिस्टम, जो हमारा सोलर सिस्टम है, उसकी ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य है। अर्थात हम पृथ्वी पर सूर्य से ही ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो प्रश्न उठता है कि सूर्य पर ऊर्जा है? हाँ जी, ऊर्जा ऊष्मा का निर्माण सूर्य में होता है। इसका मतलब ज्योग्राफी की परिभाषा में देखें तो सूर्य अपने पास खुद ऊर्जा ऊष्मा धारण करता है। तो इसका मतलब वह ग्रह हुआ कि तारा हुआ? नहीं। इस प्रश्न का उत्तर यह है कि इसी आधार पर सूर्य हमारा तारा हुआ, ना कि ग्रह हुआ। अच्छा, सूर्य की ऊर्जा ऊष्मा इस सोलर सिस्टम में फैलती है। इसी फैलाव के साथ हमारी पृथ्वी की ओर भी आती है। तो इन दोनों में फर्क क्या होता है? यहीं से दोनों की परिभाषा में भिन्नता आती है। जो सौर विकिरण है
यानी सोलर रेडिएशन है, वो क्या है? सूर्य से विकिरित संपूर्ण ऊष्मा ऊर्जा, सूर्य से निकलने वाली संपूर्ण ऊष्मा ऊर्जा सौर विकिरण है। लेकिन उस सौर विकिरण से हमारी पृथ्वी को कितना प्राप्त होता है? जितना सोलर रेडिएशन हमारी पृथ्वी को प्राप्त होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सूर्य तप, अर्थात इंसोलेशन। तो सौर विकिरण को हमने देखा क्या है कि सूर्य के द्वारा निकलने वाली संपूर्ण ऊष्मा ऊर्जा, ये सौर विकिरण है। लेकिन सूर्य तप के लिए जो शब्द आता है वो क्या है? इंसोलेशन। इंसोलेशन का मतलब ही है कि इनकमिंग सोलर रेडिएशन। इनकमिंग कहां? हमारी पृथ्वी की ओर सूर्य की ऊष्मा ऊर्जा का जो भाग आता है वो इंसोलेशन कहलाता है, वो सूर्य तप कहलाता है। अच्छा, इसका मतलब कि एक बात पर हम थोड़ा सा चर्चा करें कि सूर्य के पास अपनी ऊष्मा ऊर्जा है। तो ये सूर्य के पास अपनी ऊष्मा ऊर्जा कैसे है, किस रूप में है, इसको थोड़ा सा समझें। मान लेते हैं कि ये हमारा सूर्य है। सूर्य के केंद्र में नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के द्वारा हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होता है, और हाइड्रोजन के हीलियम में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया से भारी मात्रा में ऊर्जा ऊष्मा निष्कासित होती है। अब यहां पर केंद्र पर बनने वाली जो ऊष्मा ऊर्जा है वो चालन और संवहन के माध्यम से, ये पूरा कन्वेक्टिव और कंडक्टिव जोन होता है। इसकी चर्चा, गहरी चर्चा हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ सन पर करेंगे। लेकिन अभी जितना जरूरी विषय है आज के टॉपिक के लिए, इंसोलेशन के लिए, वो हम लोग समझते हैं। अब ये एनर्जी कंडक्शन और कन्वेक्शन के माध्यम से, संचालन और संवहन विधि के द्वारा, यहां पर प्रश्न है, ये हो सकता है, प्रश्न बन सकता है कि सूर्य के केंद्र में निर्मित ऊर्जा ऊष्मा उसके धरातल तक, अर्थात सूर्य के तल तक, जिसको कि हम लोग फोटोस्फेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोटोस्फेयर। फोटोस्फेयर तक किस माध्यम से आती है? तो आपको बताना है विकिरण के माध्यम से नहीं, चालन और संवहन के माध्यम से आती है, अर्थात कंडक्शन और रेडिएशन के माध्यम से, सॉरी, कंडक्शन और कन्वेक्शन के माध्यम से आती है, रेडिएशन के माध्यम से नहीं। अब फोटोस्फेयर तक आने वाली ये जो ऊर्जा है, ये ऊर्जा है जो केंद्र से आई है, ये हमारे सोलर सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूट होती है, सोलर सिस्टम की ओर मूव करती है। और आपको पता है कि सोलर सिस्टम में क्या है? निर्वात है। हमारी पृथ्वी के वायुमंडल की अंतिम ऊंचाई के बाद क्या है? निर्वात है, वैक्यूम है। तो वैक्यूम में ऊष्मा का संचालन, ऊष्मा का ट्रांसफर, अर्थात स्थानांतरण किस विधि से होता है? रेडिएशन विधि से होता है। तो इसका मतलब फोटोस्फेयर से जो सूर्य की ऊष्मा ऊर्जा है वो किस विधि से चलती है? रेडिएशन की विधि से। इसीलिए इस ऊर्जा ऊष्मा के लिए, अर्थात सूर्य से निष्कासित ऊष्मा ऊर्जा के लिए एक जो शब्द यूज होता है वो क्या यूज होता है? सोलर रेडिएशन। ये रेडिएशन ऊर्जा के स्थानांतरण की विधि के रूप में शब्द लगाया गया है। ऊष्मा का स्थानांतरण निर्वात में किस विधि से होता है? रेडिएशन के माध्यम से। जनरली हमने देखा है, साइंस का ये विषय है, किंतु यहां पर हल्का सा पुटअप में ये करूंगा कि ठोस पर ऊष्मा का संचालन, ऊष्मा का स्थानांतरण, जैसा कि आप जानते हैं, कंडक्शन के माध्यम से होता है। द्रव और गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण कंडक्शन और कन्वेक्शन के माध्यम से, चालन और संवहन दोनों माध्यम से होता है। लेकिन ध्यान रहे कि इन दोनों विधियों में माध्यम की आवश्यकता होती है, किंतु
तीसरी जो विधि है स्थानांतरण की वो है रेडिएशन अर्थात विकिरण। तो विकिरण के लिए किसी माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती है, तो वो निर्वात में विकिरण के माध्यम से ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। अर्थात सोलर रेडिएशन शब्द से हम ये कह सकते हैं कि चारों तरफ हमारे सौर तंत्र में चारों तरफ सूर्य से जो निष्कासित ऊर्जा ऊष्मा है वही क्या है, सोलर रेडिएशन है। लेकिन सूर्य से निकलने वाली यह ऊर्जा ऊष्मा जो हमारी पृथ्वी की ओर आती है, अगर मैं एक तरफ पृथ्वी का निर्माण करूं, ये मैंने पृथ्वी बना दी, ये हमारी अर्थ हो गई। तो इसकी ओर जो जाने वाला रेडिएशन है, इसकी ओर जो जाने वाला रेडिएशन है वो हमारा क्या है, सूर्यातप है, उसी को हम लोग इंसोलेशन बोलते हैं। ये हमारी अर्थ है। तो इस तरह से सौर विकिरण में हमने ये बात पढ़ी कि सौर विकिरण क्या है, सोलर रेडिएशन क्या है और इंसोलेशन क्या है। तो पहला जो टॉपिक है हमारा कि सौर विकिरण वर्सेस सूर्यातप, ये आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। लेकिन इससे पहले हम थोड़ी सी बात को और समझते हैं। सूर्य से इतनी भारी मात्रा में निष्कासित ऊर्जा ऊष्मा जो पूरे सोलर सिस्टम को प्रभावित कर रही है, प्रकाशित कर रही है, ऊर्जा प्रदान कर रही है, उसकी स्थिति क्या है, थोड़ा सा हम इस बात को समझें। सूर्य के केंद्र में ये ऊर्जा ऊष्मा जो निकलती है, इसकी वजह से इसका जो तापमान है वो कितना होता है, लगभग 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस का तापमान है। और ये फोटोस्फेयर पर आते आते ये लगभग 5500 यानी 5500 से 5700 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर यहां पर होता है। अब सूर्य जो अपनी ऊर्जा निष्कासित करती है तो उसको हम लोग प्रायः लाइट के रूप में देखते हैं, प्रकाश के रूप में देखते हैं कि प्रकाश आ रहा है, दिन निकला, प्रकाश आया, धूप खिली, गर्मी बढ़ी, ऐसा ही देखते हैं। लेकिन ध्यान रहे बच्चों कि सूर्य का जो प्रकाश, दृश्य प्रकाश है, वो एक सोलर स्पेक्ट्रम का एक हिस्सा है। अर्थात सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा एक पुंज के माध्यम से चलती है, एक तरंगीय पुंज के माध्यम से चलती है, एक वेव स्पेक्ट्रम है। और उस स्पेक्ट्रम को ही हम लोग सोलर स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रखना है कि दृश्य प्रकाश और सौर ऊर्जा के बीच में क्या संबंध है, इसको समझें। सूर्य से निकलने वाली जो ऊर्जा है वो छोटे छोटे बंडल्स में निकलती है और इन बंडल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटॉन बोलते हैं। फोटॉन अर्थात ऊर्जा जो हुई वो फोटॉन हुई, लेकिन उसके चलने का जो माध्यम है वो है विद्युत चुंबकीय तरंगे अर्थात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के माध्यम से फोटॉन चलता है। अर्थात ये रेलगाड़ी की पटरियां हैं और इसमें चलने वाली एक रेलगाड़ी है। ये माध्यम है, ये माध्यम है, रेलगाड़ी की पटरी माध्यम है किस चीज के लिए, रेल को चलने के लिए। तो चलने वाली रेल क्या है, वो है फोटॉन, ऊर्जा के बंडल, सूर्य से निष्कासित ऊर्जा ऊष्मा के बंडल फोटॉन है। और वो किसके माध्यम से चलते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से चलते हैं। तो उन विद्युत चुंबकीय तरंगों में क्या हमारा दृश्य प्रकाश ही एकमात्र है, तो जवाब आता है नहीं। उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पेक्ट्रम में एक पुंज है, स्पेक्ट्रम में हमारा दृश्य प्रकाश एक भाग है। तो इस तरह से हम लोग अब अगले टॉपिक की ओर चले। तो वो क्या है हमारा, सौर
स्थिरांक, जिसको हम लोग सोलर कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। ये सौर स्थिरांक क्या है? दरअसल सूर्य से आने वाले इंसोलेशन का जो हमारी पृथ्वी तक सूर्यातप प्राप्त होता है, उसका एक औसत मान निकाला गया। बेसिकली भूमध्य रेखीय क्षेत्र पर, जैसा कि हमको पता है कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र पर सूर्य हमारा 12 महीने लंबवत रहता है। सूर्य की किरणें लंबवत यहां पर चमकती हैं, तो सूर्यतप अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। तो इसका एक पूरा औसत मान निकाला गया। वो क्या निकाला गया कि कितनी मात्रा में सूर्यतप पृथ्वी तक आ रहा है, तो उसी चीज को सौर स्थिरांक बोला गया। इस सौर स्थिरांक के लिए जनरली 1.94 ग्राम कैलोरी प्रति सेंटीमीटर, ध्यान रखना है, प्रति सेंटीमीटर और प्रति मिनट इंसोलेशन हमारा प्राप्त होता है। तो इसके लिए सामान्यतः इस वैल्यू को 2 कर देते हैं और एक जनरल आइडिया हो जाता है 2 ग्राम कैलोरी प्रति सेंटीमीटर प्रति मिनट के हिसाब से इंसुलेशन हमारा प्राप्त होता है। तो प्रश्न उठता है कि क्या सौर स्थिरांक में कोई परिवर्तन होता है? तो हाँ, ऐसी कई सारी दशाएं आती हैं जब सौर स्थिरांक में परिवर्तन होता है, लेकिन वो एक माइनर डिस्टर्बेंसेस होते हैं। एक जनरल अप्रोच ये है कि एक औसत मान हमारी पृथ्वी में सूर्य के इंसुलेशन का यही है। इस तरह से सौर स्थिरांक के बाद जो हम अगला विषय पढ़ेंगे कि सूर्यातप को प्रभावित करने वाले कारक। जरा इसको देख लेते हैं, वो फैक्टर्स क्या क्या हैं जो इंसुलेशन को प्रभावित करेंगे। तो पहली बात आप जान लें कि सूर्य की किरणों का धरातल पर झुकाव होता है। कहीं पर सूर्य की किरणें धरातल पर सीधे पड़ती हैं। जिस स्थान पर सूर्य की किरणें सीधे पड़ेंगी वहां पर कम स्थान पर ज्यादा मात्रा होगी ऊर्जा की, अर्थात उस जगह पर सूर्यतप अधिक प्राप्त होगा। अब जिस जगह पर सूर्य की किरणें सीधे न पड़ के तिरछी पड़ेंगी तो वहां पर क्या होगा? सूर्य की किरण की के द्वारा प्रति इकाई क्षेत्रफल ज्यादा होगा, तो ऊर्जा हमारी फैल जाएगी। ऐसी दशा में वहां पर सूर्यतप की मात्रा कम हो जाएगी। इस बात को अगर हम ऐसे समझें कि सूर्य की वह किरणें जो बिल्कुल सीधे पृथ्वी पर पड़ रही हैं, तो इस जगह पर हमारा इंसोलेशन अधिक होगा, और सूर्य की किरणें जहां पर तिरछी पड़ेंगी तो वहां पर धरातल का ज्यादा आयतन किरण पुंज घेरेगा। तो इससे क्या होगा? इसके द्वारा लाई गई ऊर्जा ऊष्मा बिखर जाएगी। तो ऐसी स्थिति में सूर्य तक कम प्राप्त होगा। तो यही रीजन है। आगे का भी जो टॉपिक होगा, टॉपिक डिस्ट्रैक्शन नहीं करना है, उसमें एक कंटिन्यूअस फ्लो होना चाहिए। इसलिए मैं जो टॉपिक जहां है उसको वहीं पर रखता हूं। लेकिन हम लोग जब अभी आगे चल के वितरण देखेंगे तो देखेंगे वितरण में कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र से ध्रुवों की ओर जाने पर इंसुलेशन कम हो जाता है। इसका कारण क्या है कि भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी डायरेक्टली पड़ती हैं और उसके बाद उनमें इंक्लिनेशन झुकाव हो जाता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि सूर्य की किरणों का झुकाव बहुत बड़ा कारक है सूर्य तप को प्रभावित करने के लिए।
अर्थात ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जिस जगह पर सूर्य की किरणें जितनी कम झुकी रहेंगी, सूर्य तब उतना अधिक मात्रा में प्राप्त होगा। दूसरा बिंदु क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पृथ्वी का अक्षीय, ध्यान रखें, अक्षीय कक्षीय झुकाव के साथ विभिन्न गतियां, तो ये क्या करेंगी, यह भी हमारे सूर्य तप की मात्रा को प्रभावित करेंगी। अब ध्यान से देखें, पृथ्वी अपनी अक्ष पर, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी है। इसको हम इसी अर्थ से ले लेते हैं। अगर हम देखें तो ये इक्वेटर सामान्यतः है और ये हमारा पोल रीजन है। तो अगर हम पृथ्वी को थोड़ा सा बेंड कर दें तो ये लगभग 23.5 डिग्री को अगर हम यूं मान ले, ऐसे तकरीबन इतना, तो हमारा जो पोलर रिप्रेजेंटेशन होगा वो ऐसे हो जाएगा। जब पोलर रिप्रेजेंटेशन ऐसे हो जाएगा तो हमारा इक्वेटर रिप्रेजेंटेशन भी यहां से थोड़ा सा झुक जाएगा। अर्थात हम इस ढंग से अपने इक्वेटर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस ढंग से हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकाव लिए हुए सूर्य का चक्कर लगाती है, सूर्य का रिवोल्यूशन करती है। सूर्य अपने अक्ष पर, पृथ्वी अपने अक्ष पर जब चक्कर लगाती है तो किस दिशा से किस दिशा की ओर, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर चक्कर लगाती है। और इस गति को हम लोग क्या बोलते हैं, रोटेशन बोलते हैं। रोटेशन करते समय पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी है। अच्छा, पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी है तो क्या, यदि झुकी नहीं थी तो आपने देखा कि ये इक्वेटर था और यहां पर बिल्कुल 12 महीने सूर्य की किरण लंबवत पड़ने वाली थी, लेकिन इसमें झुकाव आ गया। तो झुकाव आ गया तो सूर्य की किरणें में आप देखिए कि थोड़ा सा परिवर्तन आएगा। ये हमारा उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा और ये हमारा दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा। अभी सूर्य की सीधे किरणों वाले क्षेत्र पर दक्षिणी गोलार्ध हमारा प्रभावी है, दक्षिणी गोलार्ध हमारा प्रभावी है। लेकिन अगर हम इसी पृथ्वी के इस स्ट्रक्चर को इधर ले आए, इस स्ट्रक्चर को इधर लाते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। ये हमारी पृथ्वी हुई। तो जब ये ऐसे इसके हमने पोल को बनाया है और इस तरह से थोड़ा सा झुकाव लिया हुआ हमारा इक्वेटर, ये हमारा इक्वेटोरियल रीजन है। अब आप जब देखेंगे तो सूर्य से निकलने वाली किरणें जो सीधे पड़ रही हैं वो ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र कहां पर आ रहा है, उत्तरी गोलार्ध में आ रहा है, उत्तरी गोलार्ध में आ रहा है। तो पृथ्वी के विभिन्न गोलार्ध सूर्य के सम्मुख ज्यादा मात्रा में और कम मात्रा में आते रहते हैं और इन्हीं स्थितियों को हम लोग उत्तरायण और दक्षिणायन की स्थिति बोलते हैं। अब अगर दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें प्रभावी हैं तो इसका मतलब इस चीज को हम क्या कहेंगे, दक्षिणायन की स्थिति, दक्षिणायन की स्थिति और यहां पर क्या है, उत्तरायण, उत्तरायण की स्थिति। अब आप देखिए, जब सूर्य हमारा दक्षिणायन है तो हमने ये भी देखा है कि दक्षिण में एक 23.5 डिग्री की एक ऐसी रेखा है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मकर रेखा बोलते हैं। तो सूर्य दक्षिणायन होते होते मकर रेखा पर सीधे सूर्य की किरणें पड़ने लगती हैं। तो ऐसी दशा में दक्षिणी गोलार्ध पर सूर्य तप प्रभावी होगा, सूर्य तप प्रभावी होगा। और उत्तरायण की स्थिति में उत्तरी गोलार्ध पर सूर्य तप हमारा प्रभावी होगा। एक चीज
दूसरी इंपॉर्टेंट बात को आप समझें कि सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी गोलाकार परिपथ पर नहीं घूमती, बल्कि सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी एक दीर्घ वृत्ताकार पथ तैयार करती है। यह हमारी पृथ्वी है, दीर्घ वृत्ताकार पथ पर घूमती। दीर्घ वृत्ताकार पथ पर घूमने का फर्क क्या पड़ता है कि एक ऐसी स्थिति आती है जब सूर्य के बहुत नजदीक है हमारी पृथ्वी, और एक ऐसी स्थिति आती है जब सूर्य से बहुत दूर है हमारी पृथ्वी। तो जब सूर्य के नजदीक है हमारी पृथ्वी, सूर्य के नजदीक है हमारी पृथ्वी, इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? उपसौर की घटना कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसौर, अर्थात पेरीहेलियन की घटना। तो उपसौर की स्थिति में सूर्य के सबसे नजदीक होगी पृथ्वी, तो इसका मतलब आने वाला जो सूर्य तप है वो क्या होगा? अधिक होगा। और जब पृथ्वी हमारे सूर्य से दूर होगी, ज्यादा दूर होगी, अच्छा, फॉर अ डेटाबेस मैं आपको बता दूं कि लगभग यहां पर 14.70 करोड़ किलोमीटर की दूरी हो जाती है। तो अर्थात ये 15 करोड़ से कम हुई, मतलब नजदीकी आ गई। और ये स्थिति जो बनती है, ये तकरीबन इसकी जो लेंथ बनती है, दूरी बढ़ जाती है, लगभग 15.20 करोड़ किलोमीटर का डेटा है। तो यहां पर दूरी जब बढ़ गई तो सूर्य तप का जो टोटल प्राप्त होने वाला सूर्य तप है, इंसोलेशन है, उसकी मात्रा में निश्चित रूप से कमी आ जाएगी। तो हमने ये चीज देखा कि धरातल पर सूर्य की किरणों का झुकाव एक बिंदु था जो प्रभावी कर रहा है। दूसरा हमने देखा कि अपनी अक्षीय और कक्षीय झुकाव के साथ पृथ्वी जो गति कर रही है उससे भी सूर्य तप की मात्रा प्रभावित होती है। अब स्टूडेंट्स, यहां पर बहुत जरूरी बात समझनी है कि सूर्य की नजदीकी की जो स्थिति है वो ये लगभग 3 से 4 जनवरी। ध्यान रखना है कि कई सोर्सेस में आपको केवल 4 जनवरी मिलेगा, लेकिन 3 से 4 जनवरी, क्योंकि पूरे वर्ष कैलेंडर में ये चीजें बदलती रहती हैं। तो 3 से 4 जनवरी के आसपास उपसौर पेरीहेलियन की स्थिति घटित होती है। लेकिन ध्यान रखना है बच्चों, 3 से 4 जनवरी की स्थिति में हमारे भारतवर्ष में क्या स्थिति होती है? ठंड का माहौल होगा। तो आपके दिमाग में प्रश्न आएगा, फिर सूर्य ताप आप कर रहे हैं, ज्यादा मिल रहा है। हाँ, इस बात को समझें कि दक्षिणायन की स्थिति जो होती है, दक्षिणायन की स्थिति में सूर्य की किरणें सीधे कहां पर पड़ रही हैं? दक्षिणी गोलार्ध में पड़ रही हैं। लेकिन हम कहां पर हैं? हम उत्तरी गोलार्ध में हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में ठंड का तो माहौल होगा, लेकिन टोटल सूर्य तप, चूंकि उपसौर की घटना है, हमारी पृथ्वी सूर्य के बहुत नजदीक हो चुकी है, टोटल सूर्य तप ज्यादा होगा, लेकिन उसका अनुभव कहां पर होगा? दक्षिणी गोलार्ध में होगा। तो ध्यान रहे कि सूर्य की एक छोटा सा डिफरेंशिएशन है, वो भी मैं स्पष्ट कर दूं आपको। सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में जब जाएगा, अर्थात दक्षिणायन की स्थिति में, तो एक समय ऐसा आएगा जब मकर रेखा पर सूर्य लंबवत चमकेगा, अर्थात सूर्य की किरणें सीधे मकर रेखा पर पड़ेंगी। आपको पता है कि 23.5 डिग्री ये मकर रेखा है दक्षिणी गोलार्ध पर। इस पर जब ये सूर्य सीधे चमकेगा, सूर्य जब इस पर सीधे चमकेगा, तो दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी अधिक होगी। और यह स्थिति कब होती है? 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को हुई। लेकिन प्रश्न यह है कि उपसौर की घटना 3 से 4 जनवरी को हुई। 22 दिसंबर और 3 से 4 जनवरी को हुई। अब आप देखें कि यहां पर जब पृथ्वी सूर्य से ज्यादा दूर पर होती है, तो इस घटना को हम क्या बोलेंगे? अपसौर, अर्थात एपीहेलियन की घटना बोलेंगे। एपीहेलियन की घटना ये कब होती है? ये घटना
4 से 5 जुलाई के बीच में घटित होती है। 4 से 5 जुलाई के बीच में घटित होती है। लेकिन आप देखेंगे कि इस समय सूर्य की सीधी किरणें कहां पर पड़ रही हैं? उत्तरी गोलार्ध में पड़ रही हैं। उत्तरी गोलार्ध में पड़ रही हैं, तो इसका मतलब उत्तरी गोलार्ध में सूर्य गर्मी की स्थिति होगी। सीधे सूर्य की प्रकाश की किरणें जा रही हैं और यहां पर भी 23.5 डिग्री पर क्या है? हमारी कर्क रेखा है और सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकेगा और ये स्थिति क्या है? उत्तरायण की है। तो सूर्य कर्क रेखा पर कब लंबवत चमकता है? तो 21 जून को चमकता है। 21 जून को। तो इसका मतलब 21 जून के आसपास जब सूर्य सीधे लंबवत चमक रहा है कर्क रेखा पर, तो उत्तरी गोलार्ध में गर्मी अधिक होगी। उत्तरी गोलार्ध में गर्मी अधिक होगी। लेकिन अपसौर की स्थिति जो बता रही है वो 4 से 5 जुलाई, लगभग थोड़ी सी डेट का डिफरेंशिएशन है। तो ये अपसौर की स्थिति में टोटल जो कुल मिलने वाला सूर्य तप है वो कम होगा। लेकिन उत्तरायण की स्थिति है और यहां पर सूर्य उत्तरी गोलार्ध में चमक रहा है, तो हमें गर्मी अधिक मिलेगी। लेकिन इस दशा में इस समय ओवरऑल पृथ्वी को मिलने वाला जो सूर्य तप है, इंसोलेशन है, उसकी मात्रा कम होगी। औसत मान में कमी आएगी। अब देखें, एक और बड़ा ही गंभीर प्रश्न है जो मैं आपके सामने स्पष्ट कर दूं कि आखिर ये जो डेट डिफरेंशिएशन ये क्यों है? 22 दिसंबर के आसपास सूर्य हमारा मकर रेखा पर चमकता है, लेकिन उपसौर की घटना हमारी 3 से 4 जनवरी के आसपास होती है। फिर यहां पर देखें, उत्तरी गोलार्ध पर 21 जून पर कर्क रेखा पर सूर्य सीधे चमकता है, लेकिन 4 से 5 जुलाई के आसपास ही अपसौर की घटना घटती है। ऐसा क्यों है? ऐसा दरअसल इसलिए है कि हमने आपको बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर भी झुकी है और अपनी कक्ष पर भी झुकी है। 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी है, लेकिन अपनी कक्षा पर भी उसका झुकाव है। कक्षा का अर्थ क्या है? ऑर्बिट। ऑर्बिट शब्द जैसे आया तुरंत पता चल गया कि किसी के सापेक्ष कोई चीज वृत्तीय गति पर है, तभी तो ऑर्बिट बनती है। तो अपनी ऑर्बिट पर अगर हम ऐसे देखें, इस बात को आप समझें, पृथ्वी यूं ही अगर चल रही है ये ऐसे, तो इसका मतलब कोई झुकाव नहीं है। लेकिन अगर पृथ्वी ऐसे चलने लगे, ऐसे, या यूं कहें कि ऐसे चलने लगे, तो पृथ्वी झुकाव लिए हुई है। पृथ्वी अपनी अपनी कक्षा पर झुकाव लिए हुए है। तो दरअसल पृथ्वी यूं नहीं, बल्कि हम अगर इसके दीर्घ वृत्ताकार की स्थिति को ऐसे रिप्रेजेंट कर दें, इस तरह से रिप्रेजेंट कर दें, तो बहुत ही ठीक होगा। ये तो इस कक्षीय झुकाव की वजह से इस डेट में फर्क पड़ता है। 3 से 4 जनवरी के आसपास सूर्य के सबसे नजदीक हमारी पृथ्वी होगी और इसी तरह से इसी कक्षीय झुकाव की वजह से 4 से 5 जुलाई के आसपास सूर्य से पृथ्वी की दूरी सर्वाधिक होगी। तो इस तरह से दूसरा महत्वपूर्ण कारक हमने देखा कि पृथ्वी अपने अक्षीय और कक्षीय झुकाव के साथ जो विभिन्न प्रकार की गति कर रही है, उससे भी सूर्य तप की मात्रा प्रभावित होती है। सूर्य तप की मात्रा प्रभावित होती है। अब हम एक तीसरी इंपॉर्टेंट बात देखते हैं कि और क्या कारक है? दिन की अवधि। दिन की अवधि, दिन की अवधि अगर बड़ी होगी, दिन की अवधि बड़ी कैसे होगी? अर्थात 12 घंटे से आगे 13 घंटे या 14 घंटे का दिन, तो सूर्य तप ज्यादा मात्रा में आएगा। रात छोटी है, दिन बड़ा है। अगर दिन हमारा छोटा है तो सूर्य तप की मात्रा कम होगी। इसको हम जनरल अप्रोच से भी समझ सकते हैं कि जैसे ही अभी गर्मी का सीजन जब चलता है पृथ्वी पर, हमारे कहीं पर भी, खासतौर पर हम हैं तो इंडिया में है और इंडिया हमारा उत्तरी गोलार्ध में है, तो हम अपने अगर संदर्भ में बताएं तो गर्मी का जो सीजन आएगा तो आप देखेंगे कि दिन हमारा बड़ा होता जाएगा। ठंडी का समय जब आएगा तो आप देखेंगे कि दिन की अवधि छोटी होती चली जाती है। ये होता कैसे है? दरअसल ये होता ये है कि सूर्य जब अपने उत्तरायण और दक्षिणायन की दिशा में होगा, की स्थिति में होगा,
जब उत्तरायण की स्थिति में होगा तो उत्तरी गोलार्ध में सूर्य ज्यादा देर तक ठहरेगा, अर्थात दिन बड़े होंगे। और सूर्य जब दक्षिण में होगा, अर्थात दक्षिणायन की स्थिति में होगा, तो दक्षिणी गोलार्ध पर सूर्य ज्यादा देर तक रुकेगा, अर्थात वहां पर दिन की अवधि बड़ी होगी। तो दिन की अवधि का संबंध इसके प्रभावित करने वाले कारकों में है, अर्थात दिन की अवधि बड़ी है तो सूर्य तप अधिक मिलेगा, दिन की अवधि कम है तो सूर्य तप कम मिलेगा। ये एक महत्वपूर्ण बात रही। चौथी इंपॉर्टेंट बात में हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स, सूर्य की संरचना में मैंने आपको बताया फोटोस्फेयर, और जिस तरह से पृथ्वी का एक अपना वायुमंडल है, पृथ्वी का अपना एक वायुमंडल है जिसको हमने पिछली क्लास में जिसकी हमने चर्चा की, जिसका अध्ययन किया, स्ट्रैटिफिकेशन के तहत हमने देखा कि हमारी पृथ्वी का वायुमंडल है और विभिन्न स्तरों में बंटा है। उसी तरह से सूर्य का अपना एक वायुमंडल है। तो सूर्य के सारे तत्व, अर्थात इसकी जो ऊष्मा ऊर्जा है, इसका मुख्य धरातल तो ये है। इस मुख्य धरातल के बाद भी प्रभावी रहता है और इस क्षेत्र को हम लोग क्रोमोस्फेयर बोलते हैं, क्रोमोस्फेयर, इसको हम लोग क्रोमोस्फेयर बोलते हैं। और इस क्रोमोस्फेयर के बाद का एक स्फेयर होता है जिसको हम लोग कोरोना बोलते हैं, कोरोना बोलते हैं। और ये कोरोना अर्थात इसको हम लोग किरीट, यही क्या है, सूर्य ग्रहण के समय दृष्टिगोचर होता है। तो होता क्या है कि इसके धरातल अर्थात फोटोस्फेयर, प्रकाश मंडल से इसके वायुमंडल की ओर उठने वाली सोलर आंधियां होती हैं, सोलर फ्लेम्स उठती रहती हैं। तो जब ये सोलर आंधियां उठेंगी तो इसके धरातल पर कुछ स्पॉट पड़ जाएंगे, यहाँ की एनर्जी निकल गई, यहाँ की एनर्जी निकल गई, तो इस जगह पर स्पॉट पड़ गया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सौर कलंक बोलते हैं। सौर कलंक, सोलर स्पॉट बोलते हैं। तो सौर कलंक अपने साथ अधिक मात्रा में सोलर एनर्जी लेके जाएगा, और जब सौर कलंक की स्थिति आएगी तो इसका मतलब इंसोलेशन भी हमारा बढ़ जाएगा। तो इस तरह से तीसरा प्रमुख प्रभावित करने वाला कारक हमारा क्या बनेगा, सौर कलंक बन सकता है। अच्छा, अगला और क्या बिंदु हो सकता है, हमने देखा कि हमारी पृथ्वी पर जितने भी उच्चावच हैं उनके स्थल रूपों में फर्क है, उनके स्थल रूपों में फर्क है, तो इंसोलेशन में भी फर्क पड़ेगा। कैसे, जैसे देख ले कि अगर कोई चिकनी सतह है, जैसे बर्फ की टोपियां हैं, हिमाच्छादन है, तो वो क्या है, चिकनी सतह है। तो चिकनी सतह होगी तो सूर्य के आने वाले जो सोलर रेडिएशन है अर्थात इंसोलेशन है, उसका रिफ्लेक्शन ज्यादा हो जाएगा। और अगर सतह खुरदुरी है तो उसका एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब कि जो स्थल रूप है, इसका मतलब कि जो स्थल रूप है वो भी बहुत प्रभावी करता है, बहुत प्रभावी कारक है। अब देखिए, मान लीजिए कि पर्वत है हमारी पृथ्वी पर, ऐसे पर्वत ये बन गए। अब इसके सम्मुख सूर्य की किरणें जिस ढाल पर पड़ेंगी, तो ढाल अगर सूर्य की किरणों के सम्मुख है तो इस क्षेत्र पर सूर्य तप बढ़ जाएगा, लेकिन विमुख वाले क्षेत्र पर, विमुख वाले क्षेत्र पर सूर्य तप स्वाभाविक रूप से कम होगा, इंसोलेशन स्वाभाविक रूप से कम होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारी पृथ्वी के स्थल रूप बहुत ही प्रभावी कारक हैं इंसोलेशन के लिए। अगला जो हमारा बिंदु बनेगा वो है वायुमंडलीय पारगम्यता, वायुमंडलीय पारगम्यता, वायुमंडलीय पारगम्यता अर्थात एटमॉस्फेरिक ट्रांसपेरेंसी। तो ये एटमॉस्फेरिक ट्रांसपेरेंसी है क्या, इस बात को समझें। सूर्य से आने वाला सोलर रेडिएशन लघु तरंगीय होता है, लघु तरंग जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट वेव्स होते हैं। और पृथ्वी से निकलने वाली जो ऊर्जा है
उसको हम लोग पार्थिव विकिरण बोलते हैं, वो क्या है, लॉन्ग वेव्स है। ऐसा हमने पिछली क्लास में भी देखा है। तो सामान्यतः हमारा वायुमंडल सोलर रेडिएशन के लिए, अर्थात इंसोलेशन के लिए, अर्थात लघु सौर विकिरण के लिए पारगम्य है। लघु सौर विकिरण के लिए, लघु सौर विकिरण के लिए पारगम्य है। लेकिन वायुमंडल में बहुत सारे तत्व ऐसे हैं जो आने वाले इंसुलेशन को प्रभावित कर देते हैं, जैसे कि बादल। अगर वायुमंडल में बादल है तो वो इंसुलेशन को कुछ मात्रा में अडॉप्ट कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, उत्सर्जित कर देता है, परावर्तन कर देता है। तो इन तत्वों की वजह से इंसुलेशन हमारा प्रभावी होगा। अब देखें बादल स्थिति क्या है कि बादल उसको रिफ्लेक्ट कर दिया। अभी हम लोग इस चीज को आगे जब हीट बजट पढ़ेंगे तो उसमें एल्बिडो की स्थिति में आपको बताऊंगा कि एल्बिडो क्या है, अर्थात जो परावर्तन हो रहा है वही हमारा एल्बिडो है। अभी समझाऊंगा, उस टॉपिक पर जाएंगे तो हम लोग समझेंगे। लेकिन यहां पर देखें बादल की जो स्थिति है तो रेडिएशन में परावर्तन हो जाता है। तो जब परावर्तन हो जाएगा तो मात्रा कम हो जाएगी। लेकिन सोलर रेडिएशन को अन्य तत्व ऐसे हैं वायुमंडल के जो थोड़े बहुत अडॉप्ट कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अवशोषण कर लेते हैं थोड़े बहुत मात्रा में। ध्यान रखना है क्योंकि सोलर रेडिएशन के लिए हमारा वायुमंडल पारगम्य है, वो सीधे आती है, उनमें डिस्टर्बेंसेस नहीं होते, उनका एब्जॉर्प्शन नहीं होता, लेकिन थोड़ी मात्रा में। वो क्या है, अर्थात जो धुंध, जलवाष्प, कोहरा इत्यादि जो वायुमंडलीय तत्व हैं, ये क्या करेंगे, थोड़ी मात्रा में उसको अवशोषित कर लेते हैं। बादल जैसी संरचना क्या करती हैं, ये रिफ्लेक्शन ज्यादा करती हैं। तो इस दशा पर भी वायुमंडलीय पारगम्यता हमारे सूर्य तप को प्रभावित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है, एक महत्वपूर्ण कारक है। तो इस तरह से इन कारकों की हमने चर्चा की। ये चित्र मैं बना रहने दूंगा, भले ही आपको बड़ा ही हॉट पॉज दिख रहा हो, लेकिन इसकी बड़ी उपयोगिता है इस पूरे टॉपिक में। अब अगर हम लोग अगले विषय की ओर बढ़ें तो सूर्य तप का वितरण, सूर्य तप का वितरण। अब आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि सूर्य तप का वितरण कैसे हो रहा है। अब देखें इसमें तो हमने देखा कि सूर्य तप का वितरण, ये डिस्ट्रीब्यूशन अब अच्छी तरह समझ सकेंगे क्योंकि सूर्य तप को प्रभावित करने वाले कारक में मैंने उन सारे क्यों कैसे वाले प्रश्नों को सुलझा दिया, तो आप बेहतर यहां से समझ सकते हैं। हम पहली बात देखें कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर, ध्रुवों की ओर जाने पर सूर्य तप में कमी आती है। नंबर एक बात। अब ये नंबर एक बात मैंने पहले वहां पर दिखा दी, तो वितरण की बात पर इसको डिस्क्राइब करने की कोई जरूरत नहीं है। आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर क्या आता है, सूर्य तप में कमी आती है। सूर्य तप में विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने में सूर्य तप में कमी आती है। दूसरा एक सिद्धांत बनता है कि उपसौर की स्थिति में ज्यादा और अपसौर की स्थिति में कम। तो अब ये क्यों है, ये मैंने इसमें जबरदस्त ढंग से डिटेल कर दिया, पूरी तरह से डिटेल कर दिया। अब आप अच्छे तरह से इस बात को समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों है। अगली जो बात है सीजनल इंपैक्ट, जो सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसका मतलब सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन में हम कहें तो जब ग्रीष्म ऋतु होगी तो क्या होगा, अधिक होगा सूर्य तप, और जब शीत ऋतु की स्थिति आएगी तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, कम होगा सूर्य तप हमारा। फिर हम आगे देखें तो दिन की अवधि,
वो मैंने अभी चर्चा की कारणों का, लेकिन यहाँ पर वितरण हमें केवल देखना है, स्पष्टीकरण वहां मैंने दे दिया। दिन की अवधि अगर बड़ी होगी तो सूर्य तप क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर दिन की अवधि कम होगी तो हमारा सूर्य तप क्या होगा, कम होगा। इस तरह से ये चीज सूर्य तप का वितरण ये हमारा समाप्त हुआ। अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है कि सौर विकिरण का वायुमंडलीय अवक्षय। अवक्षय क्या है, डिप्लेशन, यानी जो सोलर रेडिएशन आता है उसका कुछ ना कुछ क्षय हो जाता है। तो वो क्षय बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस चीज को हम लोग जाने, इसी चीज को बोला गया है सौर विकिरण का अवक्षय, अर्थात डिप्लेशन ऑफ सोलर रेडिएशन। ये है क्या चीज? पहली बात तो हमें यह समझना होगा कि ये है क्या। तो कुछ कारणों से, वो कारण क्या है अभी हम लोग देखेंगे, कुछ कारणों से सूर्य से आने वाली जो ऊर्जा ऊष्मा है उसमें कटौती हो जाती है, उसमें कमी हो जाती है। अर्थात ये जो हमारा इंसुलेशन या सौर विकिरण है, इन दोनों के बीच में संबंध मैंने स्पष्ट ही कर दिया है। अगर मैं दोनों शब्दों का यूज करूं तो इसके माइन्यूट डिफरेंशिएशन को आप बाखूबी समझ सकते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दोनों शब्द आपस में एक सिनोनिम की तरह यूज किए जाते हैं, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें कमी आ जाती है, इसमें कटौती हो जाती है, अर्थात आने वाले सौर विकिरण से कुछ भौतिक प्रक्रियाओं द्वारा, वायुमंडल में कुछ होने वाली भौतिक प्रक्रियाओं द्वारा कटौती हो जाती है। ये जो सोलर रेडिएशन में होने वाली कटौती है, यही क्या है, हमारा डिप्लेशन है, अवक्षय है। किसका? डिप्लेशन ऑफ सोलर रेडिएशन। तो ये किन किन भौतिक प्रक्रियाओं द्वारा हो जाता है? तो हम देखते हैं सबसे पहले जो कारक है परावर्तन। परावर्तन अर्थात हम लोग इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्शन क्या है? अर्थात कुछ ऐसी सतह, कुछ ऐसे वायुमंडलीय तत्व जिनके द्वारा आने वाले सोलर रेडिएशन को रिटर्न कर दिया जाता है। तो किन किन के माध्यम से रिटर्न कर दिया जाता है? जैसे बादल हुए, जैसे धूल कण हुए, जैसे हिमाच्छादन हुआ, स्नो कैप्स हुई, हिमटोपियां हुई, इत्यादि के द्वारा आने वाले सौर विकिरण को रिटर्न कर दिया जाता है, और इसको हम बोलते हैं परावर्तन। तो इससे क्या होगा, जब रिटर्न कर दिया जाएगा हमारे वायुमंडल में घुसने से पहले ही, तो सोलर रेडिएशन में कमी आई, कटौती हुई, अवक्षय हुआ, डिप्लेशन हुआ। तो इसका मतलब परावर्तन। अब यहां पर परावर्तन के ही साथ हम लोग एक तत्व की बात करेंगे जिसका नाम है एल्बिडो। एल्बिडो क्या होता है? दरअसल इसकी चर्चा मैं हीट बजट में बेहतर और विस्तृत ढंग से करूंगा, यहां पर केवल इसका इंट्रो देना है आपको। किसी भी सतह द्वारा परिवर्तित सोलर रेडिएशन, जो सौर ऊर्जा आ रही है किसी सतह द्वारा, जब जिस मात्रा में परिवर्तित कर दी जाती है, तो उस सतह को की उस परिवर्तित मात्रा को हम लोग एल्बिडो कहते हैं। अगर हम उस पूरी सतह को पृथ्वी के प्रोस्पेक्ट्स में देखें, अगर पृथ्वी के संदर्भ में हम देखें कि वो संपूर्ण पृथ्वी हमारी धरातल है, तो पृथ्वी द्वारा आने वाले सोलर रेडिएशन को कई रूपों में वापस कर दिया जाता है, तो उसको हम लोग पृथ्वी का एल्बिडो बोलेंगे। अर्थात धरातलों द्वारा, तलों द्वारा रिटर्न कर देने वाली जो ऊर्जा की मात्रा है, हम उसको क्या बोलते हैं? एल्बिडो। इस एल्बिडो की चर्चा हम लोग विस्तृत ढंग से करेंगे हीट बजट के टॉपिक में।
लेकिन यहां पर देखना है कि इस तरह से स्पष्ट हुआ कि परावर्तन के रिफ्लेक्शन के माध्यम से सौर विकिरण का अवक्षय होता है, डिप्लेशन होता है। दूसरी चीज यहां पर देखिए, प्रकीर्णन। साइंस आपने पढ़ा होगा, तो हमने प्रकीर्णन बहुत अच्छे से पढ़ा है कि प्रकीर्णन क्या करता है, आने वाली किरणों को, आने वाली प्रकाश की किरणों को वो क्या करती है, स्कैटर कर दी। इसीलिए इस प्रक्रिया का नाम है स्कैटरिंग, स्कैटर्ड, बिखराव कर देती है। तो जब बिखराव कर देगी तो क्या होगा, जब बिखराव कर देगी तो क्या होगा कि सोलर रेडिएशन में थोड़ी तो कमी आएगी, उसमें कुछ ना कुछ कटौती होगी। कैसे, ऐसे देखें कि आकाश का नीला दिखना, ये किस प्रक्रिया के तहत है, प्रकीर्णन के तहत है। तो इसमें क्या होता है, जो हाई फ्रीक्वेंसी और लो वेवलेंथ की हमारी रेज हैं वो कौन कौन सी हैं, जैसे कि वायलेट और इंडिगो, वायलेट इंडिगो, और इनका प्रकीर्णन होता है। इसकी वजह से आकाश हमें क्या दिखता है, नीला दिखता है। लाल रंग की वेवलेंथ ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी कम है, इसलिए लाल रंग वायुमंडल में अंदर तक आ जाता है। इसकी वजह से इसका प्रकीर्णन कम हो पाता है। ये हम कहें कि लाल रंग का प्रकीर्णन कम हो पाता है, जिसकी वजह से सूर्योदय के समय सूर्य लाल दिखता है, सूर्यास्त के समय भी लाल दिखता है। तो ये प्रकीर्णन, इसका डिटेल साइंस का विषय है, लेकिन यहां पर हम ये देखेंगे कि वायुमंडलीय कणों द्वारा सूर्य के विकिरण में जो बिखराव उत्पन्न कर दिया जाता है वो हमारा क्या है, प्रकीर्णन। तो जो प्रकीर्णन है वह भी क्या कर रहा है, डिप्लेशन ऑफ सोलर रेडिएशन में। उसके बाद अगला बिंदु है विसरण। ये आपने देखा होगा, विसरण। विसरण क्या होता है, इसको हम लोग डिफ्यूजन, डिफ्यूजन के नाम से जानते हैं। विसरण क्या होता है, प्रकाश की किरणें जब चलती हैं तो उनके मार्ग में जब अवरोध आता है तो वो मुड़ कर के निकल जाती हैं। ये जो मुड़ करके निकलने की प्रक्रिया है, इससे भी सोलर रेडिएशन में व्याप्त जो ऊर्जा और ऊष्मा है उसमें कमी आती है। जैसे मान लीजिए सूर्योदय से थोड़े पहले से ही दिन निकलने लगता है, उजाला होने लगता है, जिससे हम अपना काम कर लेते हैं, और सूर्योदय के बाद भी कुछ देर तक उजाला रहता है। ये कैसे होता है, ये डिफ्यूजन के कारण होता है, जिसको हम लोग विसरण बोलते हैं। इस प्रक्रिया द्वारा विसरण के माध्यम से भी सोलर रेडिएशन का डिप्लेशन होता है। उसके बाद अगला बिंदु क्या है, अवशोषण। अवशोषण, एब्जॉर्प्शन। जैसा कि मैंने आपको बताया है, आप जानते हैं कि हमारा वायुमंडल सोलर रेडिएशन के लिए अर्थात इंसोलेशन के लिए पारगम्य है, ट्रांसपेरेंट है। क्यों है ऐसा, क्योंकि सूर्य से आने वाली उच्च आवृत्ति और निम्न तरंगदैर्घ्य की शॉर्ट वेव्स हमारे वायुमंडल को पार कर जाती हैं। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर इनका अवशोषण, एब्जॉर्प्शन भी होता है। जैसे अल्ट्रावायलेट रेज के द्वारा, अल्ट्रावायलेट रेज के का ओजोन के द्वारा कुछ मात्रा में अवशोषण हो जाना। उसी तरह से कुछ मात्रा में जलवाष्प भी सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो इस एब्जॉर्प्शन से भी हमारे सोलर रेडिएशन का डिप्लेशन होता है। तो इस तरह से स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोगों ने इतनी चर्चाएं की। आई होप कि आप इस पूरे वीडियो को मन लगा के देखेंगे और अच्छी तरह से पढ़ेंगे। एक एक कंटेंट को अपनी नोटबुक में नोट भी करते जाएं, ऐसा मेरा आग्रह है आप सब लोगों से, ताकि आप इन कंटेंट्स को अच्छी तरह से परसीव कर सके, अपने मन मस्तिष्क में धारण कर सके। और इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।